जैसा कि हम लोग इससे पूर्व उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण को समझ चुके हैं, आज हम लोग ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को समझेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था भूराजस्व प्रबंधन के विषय में ब्रिटिश भारत में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बाद यह दूसरी व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तरदायी कारक को जानेंगे। तत्पश्चात इस बंदोबस्त व्यवस्था से जुड़ी कुछ विशेषताएं और अंत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रभावों को समझेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां एवं यूरोपीय विचारधारा की भूमिका रही। वस्तुतः स्थायी बंदोबस्त में भूराजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी। इससे ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। अतः ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें समय समय पर भूराजस्व का निर्धारण किया जा सके। भारत के दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार के साथ ही भूराजस्व व्यवस्था लागू करनी थी। इन क्षेत्रों में बंगाल के समान कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था तथा भौगोलिक दशाएं भी भूमि उत्पादकता एवं संरचना को भिन्न भिन्न करती थी। इस तरह बंगाल के समान यहाँ बड़े भूस्वामी वर्ग की मौजूदगी नहीं थी। अतः किसानों से लगान संबंधित समझौता किया गया। इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधित विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। इसके तहत कहा गया कि किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें से श्रम मूल्य निकाल दिया जाए तो जो अधिशेष बचता है उसे सरकार के पास जाना चाहिए। इस तरह सरकार एवं किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनाना चाहिए। किंतु इस अधिशेष का एक बड़ा अंश बिचौलिए हड़प लेते हैं। अतः बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए। इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि एवं सरकार की छवि बेहतर होगी। इन विचारों से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताएं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी मानकर उन्हें भूमि का पट्टा दिया गया। इस व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सामुदायिक संपत्ति जैसे तालाब, वन, चारागाह आदि पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो बंजर भूमि भी सरकार के नियंत्रण में रही। किसान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भूराजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और किसानों को खरीद बिक्री का अधिकार दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी, जिसमें दक्षिणी भारत एवं पश्चिमी भारत का क्षेत्र शामिल था, जैसे मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग जैसे क्षेत्रों पर। कर्नल रीड ने सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू करने का प्रयास किया गया, तो आगे चलकर 1810 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया और एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रांत में लागू किया। अब हम लोग इस व्यवस्था को लागू करने के पश्चात तत्कालीन कृषक समाज पर क्या असर पड़ा को समझते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से किसान स्वतंत्र स्थिति में था क्योंकि वह भूस्वामी था, किंतु व्यवहारिक स्तर पर किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और वह महाजनों के अधीन हुआ। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। इसी क्रम में किसानों को अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ी। फलतः किसान ऋणग्रस्त हुआ और उसे भूमि से बेदखल किया जाने लगा। इस तरह महाजनी शोषण के कारण वह मालिक से मजदूर बन गया। दूसरी ओर रैयतवाड़ी क्षेत्र में कुछ समृद्ध किसानों ने भूमि को खरीदकर अपनी जोत को अत्यधिक बढ़ा लिया और वे फिर भूमिहीन कृषकों को बटाई पर भूमि देने लगे। इस स्थिति को कृत्रिम जमींदार वर्ग के उदय के रूप में देखा जाता है।
जाहिर है स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय उपेक्षित ही रहा। आगे महालवाड़ी पद्धति में इस ग्रामीण समुदाय के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अगली वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह व्यवस्था सफल रहा या बुरी तरह से विफल हो गई। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नववर्ष मंगलमय हो।